अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुलेमान अहमद बोल रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल कर रहे होंगे। क्योंकि टाइम जो है 1 घंटा ही होता है, तो मैं क्विकली अपने टॉपिक की तरफ आ जाता हूँ। चंद क्वेश्चंस थे जो लोग पूछ रहे हैं, मैं उनका जवाब दे देता हूँ। एक क्वेश्चन ये था या कमेंट था कि ये जो वालिदैन के साथ एहसान है, ये उर्दू वाला है या अरबी वाला है। तो कुछ लोग जो इससे वाकिफ़ नहीं हैं उनको मैं बताता हूँ कि एक जो लफ्ज़ एहसान है, ये यानी कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कि अरबी और उर्दू में मुश्तरक हैं, लेकिन उनके मतलब डिफरेंट हैं। ठीक है, मसलन हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सब्र। उर्दू में सब्र का यूजली मतलब हम लेते हैं बर्दाश्त करना। ठीक है, लेकिन कुरान के अंदर जो लफ्ज़ सब्र है उसका मतलब है परसिस्ट करना। यानी सब्र के 3 फॉर्म्स हैं। एक है नेकियों पर सब्र करना, यानी नेकियों पर कंसिस्टेंट रहना, मुस्तकिल रहना। दूसरा गुनाहों से अपने आप को बचाना, ये भी सब्र है। और तीसरा बर्दाश्त करना, यानी कोई ऐसी चीज़ ना करना कि जो अल्लाह ने मना किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक आदमी रो रहा है, आंसू बहा रहा है, तो हम कहते हैं भाई आप सब्र करें। तो जबकि अगर कुरानिक सब्र लिया जाए तो उसके अंदर आंसू बहाना सब्र के मुनाफी नहीं है। तो थोड़ा फ़र्क है सब्र के अंदर, जैसे उर्दू में इस्तेमाल करते हैं और अरबी में इस्तेमाल करते हैं। एक और मिसाल लेता हूँ। उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम, गलीज़। तो गलीज़ का मतलब क्या होता है उर्दू में, बताइए तो लिखें जी। गलीज़ का मतलब क्या होता है उर्दू में, लिखें। फरहान अख्तर साहब माशाल्लाह, सुहेल अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम, जरा लिखें ना ज़रा, गलीज़ का मतलब क्या होता है उर्दू में। उर्दू में गलीज़ का मतलब होता है गंदा, फिल्थी, नापाक, इस तरह की चीज़ होती है। लेकिन अरबी में गलीज़ का मतलब ये नहीं होता। अरबी में गलीज़ का मतलब होता है गाढ़ा, मजबूत। हादा लबनुन गलीदुन अगर कहा जाए तो इसका मतलब होगा कि ये गाढ़ा दूध है, ना कि गंदा दूध है। इसी तरह से एहसान का जो लफ्ज़ है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है उर्दू में अरबी में। उर्दू में एहसान का मतलब होता है फेवर करना, किसी के साथ कोई अच्छा, ज़्यादा अच्छा कोई, यानी कोई बर्ताव कर देना, ये है उर्दू में एहसान का मतलब। लेकिन कुरान में एहसान का जनरल मतलब ये है कि किसी काम को बहुत खूबी के साथ करना। एहसान आया है हुस्न से, यानी किसी के अंदर किसी चीज़ में बहुत खूबसूरती पैदा कर देना, हुस्न, उसे आया एहसान। यानी हम वालिदैन के साथ एहसान करें, यानी हुस्न करें, यानी बहुत बेहतरीन सलूक करें। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान के बहुत अच्छा काम, अच्छा सलूक से यानी का रिस्पॉन्स और क्या हो सकता है कि वो भी एहसान हो। ये एक पॉइंट आया था जिसका मैंने आपको जवाब दे दिया। दूसरा एक सवाल आया था जिसमें लोग शायद कुछ कंफ्यूजन आ रही थी। मैंने कहा था कि इस्लाम के अंदर अथॉरिटी तो डेलीगेट होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं होती। इसका मतलब क्या है, इसको समझिएगा प्लीज़। सपोज़ करें कि एक फैक्ट्री है। अब फैक्ट्री के अंदर जो है वो एक बंदे को बनाया गया ज़िम्मेदार कि आपने देखना है सेफ्टी को। ठीक है,
उसे सेफ्टी को सही नहीं देखा, अब जो है खुदा न खास्ता आग लग गई और डैमेज हो गया, तो जो फैक्ट्री का ओनर है वो ये कहकर बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता कि जी मैंने तो कह दिया था, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, आपकी जिम्मेदारी है, आप फैक्ट्री ओनर थे, क्या हुआ, किसको रखा था, उसकी ट्रेनिंग हुई थी नहीं हुई थी, उसको इस काबिल था नहीं था। हाँ, अगर फैक्ट्री ओनर ने सब कुछ किया हो, हर मुमकिन कोशिश की, अपने अपनी तरफ से बेस्ट किया हो, और फिर कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ठीक है, एक लेवल तक हम कह सकते हैं कि यार ठीक है, तुमने अपनी कोशिश की थी, आपका गुनाह नहीं होगा, कम होगा, जो भी होगा। लेकिन आफ्टर ऑल हैज बीन सेड एंड डन, यू आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल। जबकि और कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं दुनिया के अंदर, और लीगल सिस्टम ऐसे हैं जिसके अंदर जो है बाय लॉ जो है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो यानी डेलीगेट हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चली जाती है। फॉर एग्जांपल फिड्यूशियरी मैटर्स हैं, यूएस की मिसाल देता हूँ कि अगर कोई फाइनेंशियल इशू होगा तो फिर सीईओ को नहीं पकड़ा जाता है, सीएफओ को पकड़ा जाता है। लेकिन आप ये समझें कि किस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन हो रही थी। इस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन हो रही थी कि मैं अगर वालिद हूँ और बच्चों की तरबियत मेरी जिम्मेदारी है, सपोज़ मैं डेलीगेट कर देता हूँ अपनी बेगम को, आप भी करें, बहुत अच्छी बात है, वो करने लगी और वो ही करती हैं, और मे बी शी इज़ डूइंग अ गुड जॉब, नॉट डूइंग अ गुड जॉब, अच्छा काम कर रही है, बुरा काम कर, ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी मेरी नहीं ख़त्म होगी, सवाल तो मुझसे ही होगा। ये मतलब था इसका, तो हमें वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। हाँ, हम डेलीगेट कर दें ना, हम कोई और करे तरबियत, हमसे नहीं होती, किसी और से कर दें। मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब जो तकी इस्माइल साहब के वालिद हैं, जब ये लोग दो लोग यानी मुफ्ती तकी इस्माइल साहब और रफ़ी इस्माइल साहब जब टीनेजर्स थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको कोई शेख होना चाहिए जो आपकी तरबियत करे। तो ये लोगों ने अपने वालिद साहब से कहा कि आप हमारे शेख बने, आपको होना चाहिए हमारा शेख। तो उन्होंने कहा नहीं, डॉक्टर अब्दुल हई होंगे आपके शेख। अब डॉक्टर अब्दुल हई जो थे वो तो आलिम भी नहीं थे, लेकिन ज़ाहिर बहुत बड़े आदमी थे, आलिम थे लेकिन। तो शायद मैंने सुना है, वल्लाह आलम, अल्लाह ताला गलती महफूज से माफ़ करे, कि शायद उन्होंने ये भी शायद कहा कि वो तो आलिम नहीं है। मैंने कहा नहीं, वही आपकी तरबियत करें, और ये दोनों हजरात उनकी तरबियत में रहे। तो मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब अपने बेटों की तरबियत को उन्होंने आउटसोर्स किया, हर चीज़ को नहीं किया, लेकिन एक लेवल को आउटसोर्स किया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। भाई हमारे वालिदैन ने भी, जब मैं 13 साल का था, मुझे भेज दिया ना अपने पास पब्लिक स्कूल, बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, वहीं हुआ जो कुछ होना था। वहाँ उन्हें बहुत सी चीज़ें सीखी, अच्छी भी सीखी, बुरी भी सीखी। तो ये डेलीगेट किया जा सकता है, लेकिन ज़िम्मेदारी जो है वो डेलीगेट नहीं होती। अच्छा, अब हम वापस चलते हैं, हम आ जाते हैं जनाब अपने मासूम शाह की तरफ वापस आ जाते हैं। याद है मासूम शाह, याद है आपको? भूल तो नहीं गए? अच्छा जनाब, हम मासूम शाह की तरफ चल रहे थे, और उसमें हम ये कह रहे थे कि सन के रोल में इशू चल रहा था। तो एक तो हमने कहा कि उन्होंने अपनी वालदा से माफ़ी मांगनी है, ठीक है। माफ़ी मांगने के बाद उन्हें अपनी वालदा के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर करना है। अब रिलेशनशिप स्ट्रेन हुआ है, बेगम वालदा की वजह से बेटे का झड़क देना माँ को, अब इस स्ट्रेन रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करना है। तो नॉर्मलाइज कैसे होगा? बाय गिविंग हर टाइम, ठीक है। अब वो क्या करेंगे कि अपना स्केड्यूल खोलेंगे और उसमें ब्लॉक करेंगे। पहला तो कोई 1.5 घंटा ब्लॉक करेंगे माफ़ी मांगने का, क्योंकि उसके अंदर कोई बात होगी, वालदा शायद रो पड़ें, वालदा शायद गुस्सा करें, वालदा शायद जो भी करें, तो 1.5 घंटे का ब्लॉक कर लिया। फिर वो सोचेंगे कि यार मैं ऐसा करता हूँ, गपशप तो होती रहती है अम्मी से,
लेकिन हफ्ते के अंदर 3 दिन बाकायदा 1-1 घंटे का स्लॉट एक्सक्लूसिव अम्मी के लिए होगा, जैसे मैं और अम्मी होंगे, और उसमें बैठकर हम बातचीत करेंगे, मैं उनकी खैरियत मालूम करूँगा। मुझे एक साहब ने कहा कि जब मैं अपनी अम्मी के पास जाता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ, क्या बात करूँ, मुझे समझ ही नहीं आता। तो उसके लिए 2-3 टिप्स हैं, मैं आपको अभी दे देता हूँ। देखें, ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि हर इंसान उस चीज़ के बारे में बात करना चाहता है जिस चीज़ के बारे में उसका इंटरेस्ट होता है, और उस चीज़ के बारे में बात करना पसंद नहीं करता जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं होता। समझे ना? अब आप आए मेरे पास और आप मुझे कहें कि जी सुना भाई, पता है वो जो है एक नावल है, और उस नावल के अंदर जी ये होता है वो होता है, समझे ना? तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इंटरेस्ट नहीं है नावल्स में। एक ज़माने पढ़ते थे, वो ज़माना गुजर गया, अब दाढ़ी सफ़ेद हो गई, अब नावल्स में इंटरेस्ट नहीं है मेरा। अब 20वें दफ़ा कहें नावल के, मुझे, मैं क्या करूँगा भाई? आप मुझे अच्छे भी लगते होंगे, आप मुझे प्यारे भी लगते होंगे, आपकी मैं कदर करता हूँगा, इज़्ज़त करता हूँगा, मोहब्बत करता हूँगा, जान छिड़कता हूँगा, लेकिन मैं नावल्स की बात में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अच्छा, अगर मैं लिहाज के तौर पे बैठ गया हूँ, हाँ हूँ करता रहूँगा तो ठीक है, करता तो रहूँगा, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू हैव गुड टाइम। आप आगे मुझे बोलेंगे, पता है वो सुलेमान भाई, हाँ जी यार, मैंने गोल्फ शुरू किया है और इतना बड़ा मज़ा आया, मैं गया गोल्फ क्लब और जनाब मैंने ऐसा जो है ड्राइव किया, और भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गोल्फ। मैं समझता हूँ कि गोल्फ इज़ जस्ट अ लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम। लोग कहते हैं जी स्ट्रैटेजी हम सीखते हैं, स्ट्रैटेजी सीखना है तो उससे बेहतर आप चेस खेल लें, मैं आपको कुछ और तरीके बताऊँ। इट्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। मुझे नहीं इंटरेस्ट गोल्फ के अंदर भाई, मेरे तो नज़रियाती इख्तलाफ है गोल्फ से। अब आप गोल्फ की बातें करेंगे मुझसे, है ना? यू नॉट गोइंग टू इंटरेस्ट मी। हाँ, आप आगे मुझसे कहें कि यार सुना भाई जी, यार वो पाकिस्तान आर्मी है ना, वो ये फील करती है कि हमें जो हुंजा वैली है, या चलें गिलगित बल्तिस्तान है, चलें तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है ना, हमारा जो है ना प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान ट्रेडिशनली कट ऑफ था रेस्ट ऑफ पाकिस्तान से। शराय रेशम बनने से पहले इट वॉज कट ऑफ, और बहुत डिफरेंट वहाँ वो है, क्या कहते हैं, हमारी डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट लैंग्वेज है। ऐसा ना हो कि आने वाले ज़माने में यहाँ कोई इन्फ्लुएंसेस आए इधर चाइना के थ्रू और कहीं के थ्रू, और ये इलाका कहीं जो है ना वो ऑटोनॉमी की तरफ ना पुश करे अपने आप को। तो पाकिस्तान आर्मी जो है वो प्लान कर रही है कि हम यहाँ कुछ प्रेजेंस अपनी स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि ये मिलिटरीली भी बहुत सेंसिटिव एरिया है पाकिस्तान के लिए। तो इसमें जो है ना वो एक दो जनरल्स हैं एंड दे आर हैविंग अ डिस्कशन ऑन दिस। वुड यू बी इंटरेस्टेड इन कमिंग ओवर एंड हैविंग डिनर विद दीज पीपल? तो
आप लोग सुन रहे हैं बात, तो क्या होगा कि मेरे ना सारे एंटेने ऑन हो जाए, टिंग 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 टिंग, तो यूं के बैठ जाऊंगा ऐसे। क्यों? इसलिए कि भाई मेरा वॉर एरियाज़ में एक्सपीरियंस रहा है, हिस्ट्री इज़ माई पैशन। ये जो रीजन है पूरा गिलगित बल्तिस्तान और ये सारा है, इसमें मेरा बहुत ख़ास इंटरेस्ट है। मैंने बहुत ट्रैवल किया है, हाइकिंग की है। आई विल बी इंटरेस्टेड। हो सकता है इरफान शाहीन साहब जो हैं वो इंटरेस्टेड ना हो, पॉसिबल है। हो सकता है कमर मोहम्मद दानिश इंटरेस्टेड ना हो। हमें कोई उनसे लड़ाई नहीं है। हमें हिस्ट्री पता है कि मौला खान जो था, बादशाह था, किंग था अफगानिस्तान का, काफ़ी विशरी आदमी था। उसे पता था कि यहाँ हमेशा हंगामे होते रहते हैं अफगानिस्तान में। उसने ये प्लान किया था कि मैंने पश्तूनों को सारे के सारे बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान के ऊपर मैंने आबाद करना है, कि वहाँ की जो पॉपुलेशन होनी चाहिए बॉर्डर्स पे वो सब पश्तून होने चाहिए। तो उन्होंने उसने मूव किया लोगों को टुवर्ड्स कुंदुज, टुवर्ड्स हेरात, टुवर्ड्स इस तरफ। तो इसलिए एक अजीब कहानी है कि जब अफगानिस्तान में, चूँकि मेरा एक्सपीरियंस है काफ़ी, मैंने ट्रैवल किया रहा हूँ, काम किया है, कि जब आप जाते हैं तो आपको नॉन पश्तून एरियाज़ मिलते हैं। हज़ाराज हैं, ताजिक्स हैं, उज़्बेक्स हैं, लेकिन जैसे ही आप बॉर्डर्स की तरफ जाते हैं पश्तून नज़र आना शुरू हो जाते हैं। कुंदुज, बल्ख, ये क्या नाम है, ये जो है बदख्शां, हिरात, कंदहार, जलालाबाद, ये सब में आपको वो मिलेंगे। इट वॉज स्ट्रेटेजिक मूव, यानी उसकी इस डिसीजन से ही हैज़ चेंज्ड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान। तो क्या ये बात आपको समझ आ गई अरशद अहमद साहब, कि इट्स ऑल अबाउट द इंटरेस्ट। तो मैं सुन रहा था उनका बयान ताई जमील साहब का, कि जब उनकी मुलाकात हुई आमिर खान साहब से, जो कि इंडियन एक्टर हैं, मुसलमान एक्टर हैं, हज पे, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बात, जो मैंने सुना है, वल्लाह वाले में गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, जो मैंने सुना, इन्होंने उनसे बात शुरू किस पे की? ये कहा कि देखो बेटा, सुधर जाओ, सुधर जाओ आमिर खान, वतन की फिक्र करना था, मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र करना था, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे आसमानों में। आमिर खान ये नहीं कहा। ये कहा कि यार कौन सी मूवी पे काम करें आजकल, क्या है ये। अच्छा, फिर कहा कि जी उनका बड़ा इंटरेस्ट था दीनदार होने से पहले तारिक जमील साहब का, तो उन्होंने जो है वो अपने बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन निकाली, उसको डिस्कस किया, तो वो चंद घंटे चलती रही। लेकिन उससे क्या हुआ कि एक रैपो डेवलप हो गया, यानी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। तो ये मैं इतनी सारी एग्जांपल्स दे रहा हूँ समझाने के लिए कि जो मासूम शाह साहब हैं, इन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी अम्मी के साथ क्या करना है, करना ये है कि मालूम करें कि उनका इंटरेस्ट क्या है भाई, और उनके इंटरेस्ट के अंदर जो है ना आप चलाएं अपने आप को, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। इवन इफ़ यू इनिशियली डू नॉट लाइक इट अलॉट, यू विल स्टार्ट लाइकिंग इट। चंद एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, इमरान फजल साहब जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन देयर पास्ट, तारीख़ उनकी बस एक असासा होता है, मेमोरीज़। तो आप बोले ना अम्मी ये बताएं कि आपके जो बड़े भाई थे, हमारे मामू जान, बचपन में कैसे थे, क्या एक्टिविटीज़ थी उनकी, आपसे प्यार करते थे, आपसे मोहब्बत करते थे, कभी झगड़ा होता था आपका अपने भैया से?
और ये बताएं कि आप कॉलेज में जाती थी। अच्छा, कॉलेज में क्या होता था, हैं उस ज़माने में कैसा था, उस ज़माने में जो है लोग कैसे होते थे, आपके ज़माने में हालात कैसे होते थे, हाउ हाउ डिड यू यूज टू लुक एट द फ्यूचर। आपको जब हमारे वाले साहब मिले थे तो आप कितनी क्या बहुत एक्साइटेड थी, तो क्या रिश्ता आया था तो क्या आपको देखने आए थे हमारे अब्बा जान। अब क्या हो, शर्मा के चुप हो जाएंगी बेचारी, चलो क्या, लेकिन ही शी विल एंजॉय इट। वो शर्माएंगे ज़रूर लेकिन वो एंजॉय इट। सही है ना। और क्या कर सकते हैं। और मम्मी बताएं आपकी क्या ड्रीम्स थी, आपकी एस्पिरेशंस थी, मेरे बारे में आप क्या सोचती थी, हैं। बताएं, कोई ऐसी बात बताएं मेरे बारे में जो आपने कभी किसी को नहीं बताई, मुझको नहीं बताया। अम्मी कम ऑन मम्मा, बताओ ना। कभी बीमार हो, कभी आपने सोचा होगा, कोई मेरे बारे में सोचा होगा, कोई प्लान किया होगा, आप चाहती मैं डॉक्टर बनूं। ओके हाँ, यही चाहती थी, सॉरी अम्मी, गलती हो गई। लेकिन चलें बताएं मैं कुछ कैसे इसको कॉम्पनसेट करूं, हैं। अच्छा, हो सकता है कि वो अपनी शिकायतें भी करें, तो सुन लें शिकायतें अल्लाह के लिए। भाई तुम्हारी बेगम ऐसी है, तुम्हारी बेगम ऐसी है, बिल्कुल समझदार नहीं है, अजीब औरत है, गलती होगी तुम्हारी शादी में होगी, खुदा ना खासा ऐसी बात करें तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना। डोंट डिफेंड हर। हाँ अम्मी, बात आपकी भी सही है, खामी कोताही हर किसी में होती है, उसमें भी खामी है। और जो है मैं उसको भी समझाऊंगा, इंशाल्लाह अच्छी हो जाए। नहीं अच्छी होगी कभी भी, देख लिया मैंने, 5 साल से, 6 साल से, 8 साल से, 20 साल से भुगत रही हूँ। कुत्ते की दुम भी पाइप में डालें तो सीधी हो जाती रही। वो आप कहेंगे देखिए अम्मा, कुत्ते की दुम तो चले होती है, लेकिन ये कि एक्सेप्शन भी तो अल्लाह मियाँ करते हैं ना। मैं आपको मैं समझा लूँगा, मैं उनको बताता हूँ, मैं दुआ करूँगा इंशाल्लाह, वो आपको नहीं छेड़ेंगे इंशाल्लाह, वो नहीं करेंगे, आप फिक्र नहीं करें माँ, हमें ना छोड़ें उसको यार, मैं हूँ ना माँ। सही है ना। तो ये जो है, तो इस तरह से क्या करेंगे आप कि अब आपको स्लॉट करना पड़ेगा, ये ब्लॉक्स करना पड़ेंगे। अब वो जो आपका डेली स्केजुलर है उसमें ब्लॉक्स आना शुरू हो गए। नो दिस इज फॉर दिस, रिस्टोर, वो कहते हैं ना, प्रोजेक्ट रिस्टोर रिलेशनशिप विद मदर। प्रोजेक्ट नंबर 1, अम्मा से रिस्टोर करने का प्रोजेक्ट ब्लॉक हो गया। ठीक है, जब तक हम इस प्रोजेक्ट को टाइम ब्लॉक नहीं करेंगे, इसको अपने निज़ामुल औक़ात में नहीं डालेंगे, होने वाला नहीं है। देखें, विश करने से, ख्वाहिश करने से, चाहत करने से, उमंग करने से काम नहीं होता। ये आरजू भी बड़ी चीज़ है मगर हमदम, ये आरजू भी बड़ी चीज़ है मगर हमदम, विसाल यार फ़कत आरजू की बात नहीं। We'll have to do it. अच्छा चलिए, अम्मा का प्रोजेक्ट हो गया, अब आएंगे बेगम साहबा के पास। अब आप ब्लॉक करेंगे कि भाई पहली इनिशियल डिस्कशन होनी है बेगम साहबा के पास रिगार्डिंग अम्मा। सही है। तो उसमें क्या करेंगे कि अच्छा देखिए, मैं एक मासूम शाह के लिए टिप्स दे रहा हूँ। अब आप बोलें यार हमारी सिचुएशन तो ऐसी नहीं है, हमारी अम्मी और हमारी बेगम तो ऐसी हैं जैसे माँ बेटी होती हैं। पता नहीं सुलेमान साहब लगे। भाई ये मैं आपको क्रिएटिव सॉल्यूशंस का प्रोसेस समझा रहा हूँ थ्रू एन एग्जांपल। इस प्रोसेस को लेके और जगह लगा दें, इस प्रोसेस को लेके वहाँ लगा दें, वहाँ लगा दें, वहाँ लगा दें। अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग थीम, अंडरलाइंग फ्रेमवर्क ऑफ हाउ टू हैंडल सच थिंग्स। ठीक है जी। अच्छा जनाब, अब जाएंगे हज़रत वाला, ब्लॉक करेंगे टाइम किसके साथ, बेगम साहबा के साथ। तो उसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले करना ये होता है कि ये देखना होता है कि इमोशनल बैंक अकाउंट कहाँ है।
तो इमोशनल बैंक अकाउंट जो है आप लोगों को पता है, लग रहा है कि चंद को पता, चंद को नहीं पता, तो मैं बताता हूँ। तो इसको गौर से समझें, ख़वातीन हज़रात, इसको गौर से समझें। अच्छा, मैं एक बात बीच में कह देता हूँ कि देखें भाई, मैंने तो ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है, कोई भी ढंग का काम हो ना, उसको रश मत करें। अब ये लोग कह रहे नहीं जी, अगर आप 10 मिनट की वीडियो बनाएंगे तो वो वायरल हो जाएगी। मुझे वायरल नहीं करना भाई वीडियो शीडियो अपनी, जज़ाकल्लाह खैर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। मैं ही चाहता हूँ कि मैं थोड़ी सी बात करूँ, बड़े थोड़े से लोग हों, लेकिन वो थोड़े से लोग उस बात को समझ लें, मेरा काम हो गया बस। तो प्लीज़ मैं तसल्ली से बात कर रहा हूँ, आप बुरा ना माने। हाँ, ये है कि हम थोड़ा सा ज़्यादा सेशंस कर लेंगे, कोई बात नहीं। इमोशनल बैंक अकाउंट का कॉन्सेप्ट जो है, इस कॉमन सेंसिकल कॉन्सेप्ट, इसको हम सब समझते हैं, लेकिन एक ऑथर है स्टीवन कवी, उसने बहुत अच्छी तरह से इसको समझाया। तो मैं इसको आपको समझाता हूँ क्विकली। कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी दो इंसानों का रिलेशनशिप होता है तो उनके दरमियान एक इमोशनल बैंक अकाउंट सेटअप हो जाता है। जो पर्सन ए है उसका अकाउंट इसके पास, बी के पास, बी का अकाउंट ए के पास होता है। ये रिलेशनशिप कोई भी रिलेशनशिप हो सकती है, ये मियाँ बीवी की रिलेशनशिप हो सकती है, ये जो है वो बाप बेटे की हो सकती है, ये भाई भाई की हो सकती है, ये आपकी रिक्शा ड्राइवर की हो सकती है, ये मेरी आपकी हो सकती है। ये किसी की भी कोई रिलेशनशिप को हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के लिए। अब क्या होता है, ये बैंक अकाउंट है, इसके अंदर एक होता है बैलेंस। बैलेंस ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है। एक होता है डिपॉजिट, कि आप डिपॉजिट करते हैं कोई इसके अंदर। एक होता है विड्रॉल। ठीक है, डिपॉजिट विड्रॉल की एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करें कि एहसन याहिया साहब हैं, ठीक है। अब एहसन याहिया साहब जो हैं, इनकी माशाल्लाह बेगम साहिबा भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, एक अदद हैं। अब सपोज़ करें कि एहसन याहिया साहब आज कोई छोटा सा तोहफ़ा, अब ज़ाहिर सफ़र तो कर नहीं सकते, निकल नहीं जा सकते, तो गार्डन में जाकर चंबेलियाँ या रात की रानी चुन कर एक बोल में थोड़ा सा पानी छिड़क कर, हैं, ऐसे करके लाएं और लाकर उनको दें और कहें कि बेगम, कितना अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप को मुझे दिया। बेगम, आई लव यू। अरे झूठ वूठ नहीं बोलना, सच ही बोलना है। लव मोहब्बत तो करते हैं हम सब अपनी बेगम से, उसका इजहार नहीं करते, तो आपने इजहार कर दिया। जब आपने एक अमल किया करेंगे तो क्या होगा, बोले, डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट हो जाएगा और आपका बैलेंस ज़ीरो से ऊपर चला जाएगा। ठीक है। फिर एहसन याहिया ने कहा कि अब सोने लगे, तो आपने कहा कि बेगम यार मासियाँ भी नहीं हैं, किचन तुम संभाल रही हो, बाथरूम तुम धो रही हो, हैं, घर में झाड़ू पोछा तुम दे रही हो, तुम सही की थक गई होगी ना। वो क्या कहेंगे, हाँ मैं थक गई हूँ, बहुत बुरा हाल है मेरा। तो ऐसे ही आया साहब कहेंगे, बेगम मैंने ना आज 45 मिनट्स जो है इन्वेस्ट किया है और रिफ्लेक्सोलॉजी पर मैंने वीडियो देखी है। रिफ्लेक्सोलॉजी, ये ज़रा साथ लिखना यार, रिफ्लेक्सोलॉजी, द आर्ट एंड साइंस ऑफ गिविंग अ फुट मसाज। ओए होए होए, आह, तो मैंने ये फैसला किया है बेगम, मैं आपको आज फुट मसाज करूँगा, आपको ऑलिव ऑयल के साथ। वाओ। अब जब आप फुट मसाज करेंगे और उस बेचारी की थकन उतरेगी,
और जो है वो जो है रिलैक्सेशन होती है ना, है जो स्ट्रेस रिमूव होता है ना, उफ। देखिए अक्सर लोगों ने फुट मसाजेस करवाए हुए हैं ना, अगर नहीं करवाया ना किसी ने तो मुझे बताएं। मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त मालिश करने वाला बंदा है, तो आप ये बताएं, मैं आपको भिजवाता हूँ। मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं उसको भिजवाऊँगा आफ्टर द कोरोना वायरस। वो थोड़ा सा अमाउंट लेगा आपसे, लेकिन आपको ऐसा ज़बरदस्त मसाज करेगा ना कि आपको समझ आ जाएगा कि फुट मसाज क्या होता है। तो क्या होगा, आपका डिपॉजिट और बढ़ जाएगा। ये होता है डिपॉजिट्स, समझे ना। अब जो है ख़वातीन कैसे कर सकते हैं डिपॉजिट, खुद सोच लें। आई डोंट हैव टू टेल यू, है ना। और विड्रॉल कैसे होता है, हैं? हाय 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 हाय। घर आए, कह दिया बेगम से, यार तुम तो ना ऑर्गेनाइज ही नहीं हो यार। कह के मैं थक गया हूँ, कह के मैं थक गया हूँ। भाई कुछ ऑर्गेनाइज तो रखो ना अपने आप को यार। कपड़े यहाँ पड़े हैं, फलाना यहाँ पड़े हैं, और कहेंगे कैसे ऑर्गेनाइज करूँ, हालात देखें कोरोना वायरस की वजह से कोई औरतें नहीं आ रही होगी। तो कोरोना वायरस से पहले कौन सी ऑर्गेनाइज थी तुम, हैं? बड़ी तुम इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करी यार। कोरोना वायरस से कुछ फर्क नहीं पड़ा आप पे, समझे ना। एंड तो क्या कर रहे हैं आप, बताएं, बोले क्या कर रहे हैं अब्दुल साहब। आप क्या कर रहे हैं, आप विड्रॉल कर रहे हैं। अब अकाउंट जो है यहाँ था, यूँ नीचे आएगा, सही है ना। और भी ऐसी हरकतें हम करते रहते हैं। देखो गए थे ना तुम्हारी बहन के घर, वो ऑर्गेनाइज है, तुम्हारी बहन ऑर्गेनाइज। ओए होए, उफ, या अल्लाह, आप व्हाट आर यू डूइंग। यानी आपने अपनी बेगम साहिबा को उसकी बहन से कंपेयर कर दिया। आपने क्या कर दिया। यू नीड हेल्प, यू नीड कोचिंग, समझे ना। ये विड्रॉल होता है। अच्छा, ख़वातीन भी करती हैं विड्रॉल, बहुत अच्छे तरीके से कर लेती हैं कभी कभी। अब सपोज करें वो मियाँ आ रहा है ना, वो बेचारा काम कर रहा है, ये कर रहा है, भाग दौड़, कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त ना अच्छी खासी इंडस्ट्री टफ टाइम से गुजर रही है, समझे ना। अब आपने क्या, और जब घर पहुँचे अब थकन से ये वो परेशान कि यार कुछ मैं रिसीवेबल ले आऊँ यार, मैं घर में इस्तेमाल करना है, क्या करना है, कैश फ्लो का इशू है। अब थक के पहुँचे, अब बेगम साहबा फिर लेट। आप कहेंगे यार भाई सुनो, मैं आज हालात, क्या हालात का हालात, जब देखो हालात, जब देखो हालात। जब बात असल में ये कि आपको तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं है। किसका मुंह देखा था कि जो है आपको हाँ कह दिया। ओए होए होए होए, बस आप सोचें विड्रॉल, वो तो वो आदमी तो अंदर आग लग जाएगी। तो मासूम सा चूजा सा होगा तो जो बर्दाश्त कर करके सो जाएगा, और कोई जल्लाद होगा तो वो भी ही विल रिएक्ट। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, विड्रॉल। रूल ये है कि अगर आपका बैलेंस हाई है तो छोटा सा भी कोई इशू होगा ना, पता ही चलेगा, क्योंकि बैलेंस यूँ आएगा यूँ आएगा। थोड़ा बड़ा भी इशू होगा, कोई ज़्यादा नहीं पता चलेगा और नीचे आएगा, लेकिन ऊपर ही रहेगा। एज लॉन्ग एज योर बैलेंस इज हाई, यूर ओके, यूर फाइन। और अगर आपका बैलेंस चला गया नीचे, छोटी सी भी चीज़ होगी ना, धमाका, छोटी सी धमाका,
जैसे हमारे दोस्त कहते थे US के अंदर, कहता था यार मैं दूध नहीं लेके आया था, हंगामा हो गया। तो मैंने उससे कहा कि किस पॉइंट पे दूध नहीं लेके आए थे जान, व्हाट वाज दैट पॉइंट, कहाँ था तुम्हारा बैलेंस? अगर हाई होता दूध नहीं लाते कुछ नहीं होता, लेकिन बैलेंस 0 या 0 के नीचे था, आप दूध नहीं लेके आएंगे, हंगामा होगा। और मत परेशान हो गया, छोटी सी चीज़ नहीं की थी ये हो गया, छोटी चीज़ नहीं होती, उसके पीछे एक हिस्ट्री होती है, एक लेगेसी चली आ रही होती सर। तो रूल बता रहा हूँ, जितना आपका बैलेंस हाई होगा उतना आपकी निगोशिएशंस, बातचीत, सामने वाले को समझाना आसान होगा, जितना बैलेंस लो होगा उतना मुश्किल होती चली जाएगी। ये जो रोल्स है ना हजरत, इसमें बैलेंसेस पर इन्वेस्ट करें, डालें। और एक पोनी हमारा ये है कि बैलेंस को हाई करने के लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आई एम सॉरी, पैसा इज नॉट एट ऑल नेसेसरी, इट इज द थॉटफुलनेस दैट मैटर्स। आप जाके कह दें बेगम साहबा को, अच्छा झूठ वूठ नहीं बोलना है, ये जो ना इसका ख्याल रखें, क्योंकि रिसर्च बताती है कि मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन बहुत परसेप्टिव होती हैं टुवर्ड्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी जो आपके चेहरे के तासुरात वगैरह, तो औरतें ज़्यादा शार्प होती हैं, समझे ना। तो इसलिए कि उन्हें चंद साल ऐसे इंसान की परवरिश करनी होती है जो कि बोल नहीं सकता, बच्चा, तो अल्लाह ने उनको दिया हुआ है, वो बहुत अच्छा सेंस कर लेती है। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई एक तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी, अनटिल अनलेस शरीयत में कुछ परमिशंस हैं, वो अलग बात है, उसमें उलमा कराम से पूछ लें भाई, लेकिन वैसे झूठ तो बोलना ही चाहिए। अगर बोलना ही है ना तो बेगम से ना बोलें, बिकॉज यू विल लैंड इन टू ट्रबल। ये औरतें माशाल्लाह अल्लाह ने इनको नवाजा है, ये बिल्कुल सेंस कर लेती हैं, आप एक हरकत करें ही नहीं ना। अल्लाह ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सीधी बात करो। अगर कोई बहुत बड़ा हंगामा बलवा हो गया है, अल्लाह ना करे, और मैरिज बचानी है, कुछ करनी है, तो उसमें कोई तौरिया की परमिशन होती है, कभी झूठ की परमिशन हो सकती है। ये एक टेक्निकल एरिया है जो कि उलमा कराम की सुपरविजन के बगैर बहुत मुश्किल है इसको करना, क्योंकि वो बताएंगे क्या हराम है क्या हलाल है वगैरह, वरना एक्सेप्ट फॉर दीज एक्सेप्शन झूठ मत बोलें भाई, मत बोलें। लेट हो गए हैं, ऑफिस में टेबल टेनिस खेल रहे थे, बेगम साहिबा की कॉल आ गई है, ये मत बोलें कि बेगम जरा थोड़ा काम ज़्यादा था तो मैं बस पहुंचने वाला हूँ, अभी जो है ना चंद पॉइंट्स रहते हैं टेबल टेनिस के, पहुंचने वाला हूँ। पहुँचने कहाँ वाले हैं आप? ये तो टोपी पहनाना है, धोखा देना है। अब फ़ोन आएगा, कहाँ रह गए थे आप, अभी आप पहुँचने वाले कहाँ? अरे पहुँचने वाला था, फ्यूल ख़त्म हो रहा था ना, तो ज़रा मैं फ्यूल बढ़ा रहा हूँ और ना लाइन काफ़ी लंबी है। वाओ, झूठ भी, धोखा भी। तो झूठ ना बोलें, तो आप यूँ कह सकते हैं कि आप उठें, पैसों के बगैर डिपॉजिट करना ना, उठ जाएं, तहज्जुद में उठें, 2 रकात नफिल पढ़ें, 4 रकात नफिल पढ़ें, उसके बाद दुआ करें, अपने लिए खूब करें, उसके बाद कोई बेगम के लिए भी करें, और कह अल्लाह मियाँ इसको जो है नेक बना दीजिए, या हिदायत दे दीजिए, या अल्लाह इनको तरक्की दे दीजिए, जन्नत में महल अता फरमा दीजिए, जन्नत में मेरी बीवी बनाइए, जो भी है। और सुबह उन्हें कह दें कि बेगम पता है क्या, बोले जी, आज मैं तहज्जुद में उठा और मैंने दुआएं की और इसमें आपको भी ख़ास याद किया।
और आपको याद कर रहा था, तो पता है क्या हुआ? बोलेंगे, बोले क्या हुआ? आंखों में आंसू आ गए बेगम, कितनी बड़ी नेमत हो तुम। बस, व्हाट ए डिपॉजिट। इतने बड़े बड़े मसाइल आपके हल हो जाएंगे कि आप ना मेरे लिए दुआएं करेंगे कि सुभान भाई क्या राज बताएं। कर दें यार, हमारा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इस मामले में। तो अब आप क्या करें कि ये बहुत ही मासूम शाह साहब को हम समझाएंगे कि ये बहुत टेक्निकल मसला है कि अम्मा को डिस्कस करना, तो उसे करना ही चाहिए कि वो कहेगा एक हफ्ते ना मैंने छेड़ना नहीं है बात को। भाई इतने सालों से सब्र कर रहा हूँ, एक हफ्ता और सब्र कर लें। तो हफ्ते के अंदर मैं 3 स्लॉट्स रखता हूँ जिसके अंदर मैं बेगम के ऊपर डिपॉजिट्स करूँगा, डिपॉजिट्स, ऐसे डिपॉजिट्स के जो है शी विल बी अमेज्ड। जैसे एक साहब हैं, उन्हें मैंने कहा ये कार्ड ले जाएं आप बेगम को दे दें। मेरे पास बड़ा अच्छा सा कार्ड पड़ा हुआ था, बड़ा रोमांटिक सा था उसके अंदर कुछ चीज़। वो तो मतलब बेगम तो फ्लोर हो गई ना, मतलब बिल्कुल परेशान हो गई। और कह भी दिया उन्होंने कि शादी के बाद ये दूसरी दफ़ा है क्या मुझे कार्ड दे रहे हैं। इतनी मुतासिर हो गई, आंखों में आंसू आ गए। कार्ड को जो है वो नहीं है आपका ड्रेसिंग टेबल लगा दिया। भाई शी डिजर्व्स इट, नंबर 1। कोई ऐसी गलत काम तो नहीं किया ना भाई, मियाँ ने बीवी को ही दिया ना, तो अब इतने ज़्यादा जो है वो कहते हैं ना कि इतना ज़्यादा शर्माने की ज़रूरत नहीं है अभी। मैं शौहर का बेगम के लिए कह रहा हूँ, दिस इज थॉटफुलनेस। तो आप ये कह सकते हैं कि देखो भाई कोरोना वायरस की वजह से बाहर नहीं जा सकते ना, नहीं, तुम्हारी एक्सरसाइज भी नहीं हो रही, नहीं, तो मैं और तुम स्किपिंग करेंगे। वो जो है ना, जो सुलेमान साहब के दोस्त हैं, क्या कहते हैं, आरिफ रशीद साहब, एक्सरसाइज हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी पॉइंट कहा था, उनकी भी वीडियो चल रही है आजकल कि जी स्किपिंग करें, स्किपिंग, तुम स्किपिंग करेंगे, सही है ना। तो ताहिर खान साहब, व्हाट विल यू डू? स्किप, स्किप। क्या खूबसूरत सीन होगा कि मियाँ स्किप कर रहे हैं, बेगम देख रही है, बेगम स्किप, मियाँ या दो लेके आए, दोनों साथ साथ स्किप कर रहे हैं। वाह, वो कहेंगे कि मुझे तो पता ही था कि आपके अंदर ये एंगल भी है, आपकी पर्सनालिटी के अंदर। तो आप बोलिएगा कि देखो बेगम, मेरे अंदर बहुत और जौहर भी हैं, ज़रा सुलेमान साहब के पास और टाइम गुजारूंगा ना, वो जौहर भी और खुलेंगे। वो कह रहे थे खिदमत करो बेगम की, उसका फ़ायदा ही होगा, अगली वर्कशॉप में वो खुद आपको भेजेंगी और पेमेंट भी खुद ही कर देंगी, आप कोई बता रहा हूँ। तो कहने में से ये था कि यार कम ऑन। तो आपने क्या किया कि बैलेंस इम्प्रूव किया। तो एक हफ्ता आपने क्या किया कि इमोशनल बैंक अकाउंट को इम्प्रूव करने का पूरा सिस्टम बनाया। एक और काम भी हो सकता है कि मतलब कोई बच्चों को इस्तेमाल करें। कहते हैं ना कि जब आर्मी किसी एरिया मूव करती है तो रैकी होती है, रैकी का मतलब होता है कि पूरा इंफॉर्मेशन लेना कि क्या हो रहा है, हम इस इलाके में जाएंगे क्या होगा। तो आप अपने बच्चे से कहते हैं कि वो जाके मम्मा से पूछ ले कि मम्मा आपको मिठाइयों में से कौन सी मिठाई सबसे अच्छी लगती है, मम्मा बताएं। और ये ना बोले बाबा ने कहा था पूछो, ऐसा ना करें, उसको थोड़ा समझाएं बेटा ये ना बोलना बस, है ना। यानी बहुत ज़्यादा भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बेवकूफ़ी की हद तक होना भी ना, ये भी कोई इस्लाम नहीं है। अब पता चला कि आपने तो कहीं पूछा ही था, अम्मा ने बता दिया रसमलाई। आपने जना टर ऑनलाइन देखा आजकल रसमलाई कहाँ से डिलीवर हो रही है, आपने रसमलाई डिलीवर करवा दी और आपने जो एकदम से शेयर कर दिया
कि देखो भाई तुम इतनी मेहनत करती हो, इतनी कोशिश करती हो, सब बच्चों को बुला लिया, सब 5 हैं आपके, सब जगह सब क्लैप करें मम्मा के लिए, मम्मा हमारे लिए इतना कुछ करें, क्लैप करवा के रसमलाई ऑफर कर दी, बस सर, ओ माय गॉड, ये बैलेंस विल गो अप। तो मासूम शाह को हम क्या एडवाइस कर रहे हैं, ये सारे आपके कमेंट्स हैं ना, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो डोंट वरी, मैं करूँगा ये कि इन सबको देख कर ना कल इसका आंसर करूँगा, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो या कमेंट हो। अब आपने क्या किया कि ब्लॉक किया 1-1.5 हफ्ता सिर्फ इमोशनल बैंक अकाउंट इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद आपने क्या किया कि 2 घंटे का स्लॉट किया और बैठ के कहा कि बेगम देखो बात सुनो यार, आप और अम्मी में नहीं बनती है, मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ, और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत हो, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है वो गलत है, मैं ये नहीं कह रहा, नहीं मैं वो तंग करती हैं मुझे, मेरी कदर नहीं करती हैं और मेरी ऐसी बातें कहती हैं वैसी बातें कहती हैं, अगर मैं ऐसी थी तो मुझको लेके क्यों आई, वो कहती हैं पता नहीं क्या क्या बातें आपके खिलाफ भी करती हैं कि फजूल है लड़का है, ऐसा है। अब आपने ना सुकून से सुनना है, सुनना है, सुनना है, सुनना है, सुनना है, रिस्पॉन्स नहीं करना है भाई, लिसन टू हर। एक किताब मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, देखें, एक तो ये वेस्ट की ना अक्सर किताबें सही नहीं होती, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसलिए बी केयरफुल। कुछ किताबें, कुछ ढंग की किताबें होती हैं, उन्हें भी ना बड़ा ख्याल से पढ़ना चाहिए, उसमें बीच में मसले होते हैं, नहीं इतना तो मैं समझता हूँ कि हम कर लेते हैं, वी कैन मैनेज। तो ये किताब चूँकि मैंने ख़ुद पढ़ी है, मेरी बेगम साहिबा ने पढ़ी है, बहुत लोगों को हमने पढ़ने के दी है, तो उन्हें फ़ायदा हुआ है। उसका नाम है मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वेमेन आर फ्रॉम वीनस, और ऑथर का नाम है डॉक्टर जॉन ग्रे। अच्छा जनाब, अभी मेरे पास नज़र नहीं आ रही है, आ गई। छोटी सी किताब है, स्मॉल बुक, इसको ज़रूर पढ़ें प्लीज़, अगर आपके हस्बैंड वाइफ के कोई इश्यूज़ हैं ना, इसको ज़रूर पढ़ें, तो फिर आप सुनेंगे, फिर कहेंगे देखो बेगम बात सुनो। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि इशू चल रहा है और अल्लाह करे इशू रिज़ॉल्व हो जाए, तो इस इशू की रेजोल्यूशन को देखेंगे बाद में इंशाल्लाह, वी लुक इनटू इट। पहले हम ये करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि इस इशू से डैमेज क्या हो रहा है, ठीक है। डैमेज ये हो रहा है कि उसकी वजह से मैं कभी कभी अम्मी से उलझता हूँ, तो बहुत गुनाह हो जाता है, तो मैंने तौबा कर ली है बेगम, अब मैं चाहता हूँ कि यार तुम मुझे हेल्प करो। देखो माँ की बदुआ लगे ना मुझको, तुमको लगेगी तो इतना नुकसान तुम्हारे नहीं होने वाला, तुम बहू हो, मुझको लगेगी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, मैं बेटा हूँ। देखो भाई सुनो, मेरी तो आखिर रिस्क पे आ गई यार, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, बेगम तुम कुछ करो यार, तुम बताओ, आई नीड योर हेल्प, हेल्प मी। देखो आई हैव कम हियर टू आस्क यू टू हेल्प मी, तुम मुझे हेल्प करोगी ना? बोलो हाँ। तो क्या कहेगी भाई, नहीं मैं हेल्प करी, जाए जहन्नुम में। देखें ऐसा नहीं कहती ख़वातीन, अब होती होंगी 2-3% जो कह भी देती होंगी, समझे ना। आपने पिछले 1.5 हफ्ते से डिपॉजिट पे डिपॉजिट पे डिपॉजिट पे डिपॉजिट किए हैं भाई, नहीं कहेंगी, वो कहेंगे अच्छा चलो ठीक है, क्या करूं बताएं, कैसे, मैं तो नहीं कुछ हेल्प कर सकती, मैं जाके अम्मी को समझाऊँ कि आपको ना अब अल्लाह का खौफ करो भाई,
अम्मी से जाके कोई नहीं आपने ऐसी बात करना, तौबा 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 तौबा। फिर मैं बताता हूँ। और वो 2-3% ख़वातीन अगर कोई ऐसा कह भी दें, इसका मतलब है कि हो सकता है कि जो उनके हस्बैंड है ना, उन्होंने सही का कोई फजूल काम किया हुआ है, समझो ना। उस केस में आप ये करें कि हमें रुजू करें। देखिए सारे मसाइल अगर आपके खुद हल हो जाने थे तो हम कब काम आएंगे ना, हम लाइफ कोचेस, तो कुछ हमारी तरफ भी काम आएगा ना। एनीवे लेकिन अक्सर खुद ही हो जाएगा मसला, टेंशन ना लें। तो आप क्या करें कि आपने देखो पहले सपोज बेगम का नाम है शगुफ्ता। शगुफ्ता देखो, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, मैं तो इंजीनियर हूँ, ठीक है, नॉलेज मेरे पास है नहीं, आलिम तो मैं हूँ नहीं, और तुम भी आलम तुम्हारे मैं समझता हूँ शायद तुम्हारे पास नॉलेज मुझे ज़्यादा हो। हाँ मेरे पास ज़्यादा नॉलेज है, मैंने तो इस्लामियत पढ़ी थी ना, होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में, तो हमने ज़्यादा पढ़ी थी इस्लामियत। हाँ वेरी गुड, चलो देखो ना साबित हो तुम्हारे पास नॉलेज ज़्यादा है, मेरे पास फिर भी कम है। चलो तो यह मैं सोचता हूँ यार पहले ऐसा ना करें कि थोड़ा सा हम नॉलेज गेन करें कि पेरेंट्स के हुकूक हैं क्या, कितने हैं, हमारे राइट्स क्या हैं, उनके राइट्स क्या हैं, इस पर एक दफ़ा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं ना। क्या ख्याल तुम्हारा शगुफ्ता? कम ऑन यार, यू कैन डू इट। वैसे ही देखें मैं बहुत बिजी होती हूँ, देख नहीं रहे क्या, कोई एक मासी को अंदर नहीं आ रहे दे रहे, सोशल आइसोलेशन के चक्कर में उसाने वाले घर के मासियाँ जा रही हैं, उस घर के मासियाँ जा रही हैं, एक मैं ही रह गई हूँ यार। तुम आप पता नहीं इंसान है, अब आप बोलो मेरी एजुकेशन। अरे बात तो सुनो शगुफ्ता। हाँ देखो ऐसा करते हैं कि मासियाँ तो आनी नहीं चाहिए, सुलेमान साहब ने मना किया था, एहतियात बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं शगुफ्ता कि हम ऐसा करते हैं, तीन बाथरूम है ना, हाँ, तो जब तक लॉकडाउन रहेगा ना बाथरूम मैं धोता हूँ। चलो ओके, क्या मतलब आप बाथरूम धोएंगे? हाँ ना, क्यों? ताकि आपको यार तो थोड़ा सहूलत मिल जाएगी। 1.5 घंटा तुम्हारा 1.5-2 घंटे जो बाथरूम में लगते हैं वो तुम्हें रेस्ट मिल जाएगा, वही उसी में से हम 45 मिनट डेली अपनी उस पर लगाएंगे, क्या कहते हैं, गेनिंग नॉलेज पे लगाएंगे। क्या कहेंगे यार? ये शगुफ्ता का मतलब क्या होता है? स्टूपिड, अस्तगफुरुल्लाह। वो कहेंगे ओके मेक सेंस, लेकिन आपको आता नहीं है, आप कर नहीं सकेंगे। आप कहें देखो शगुफ्ता मुझे एक चांस दे दो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, अगर बाथरूम तुम्हारे स्टैंडर्ड से अच्छा ना हो मैं नहीं करूँगा फिर। लेकिन आपको आप फिर गुस्सा तो नहीं करेंगे मुझे? नहीं भाई गुस्सा क्यों करूँगा यार, मैं खुद अपनी खुशी से कर रहा हूँ ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो घर का काम करते थे यार, ये कौन सा बड़ा मसला है? मैं दूँगा। अच्छा फिर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बाथरूम धोना ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर, ये जो है ना दिमाग में हमारे पोनी है। यू हैव द राइट टूल, यू कैन डू इट, डू इट। कल मैंने और मेरे बेटे ने बाथरूम धोया, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बेटा भी मान गया हमारा कि बाबा आज तक ऐसा बाथरूम जो है ना धोया नहीं कभी किसी मासी ने, क्योंकि मासी तो एक अलग प्लेन पे है ना, हम तो एक अलग प्लेन पे है ना। हम तो एक्सलेंस की बात करते हैं, एहसान की बात करते हैं। मैं कहा क्या तुमने सीखा? मैं बेटी से कहा राउंड लगाओ देखो क्या सीखा। उसने कहा कि मैंने ये सीखा कि क्लेनलीनेस हैज़ इट्स ओन अरोमा। कमेंट्स तो बहुत इंटरेस्टिंग आ रहे हैं, लेकिन मेरी बात ये समझें। अब क्या होगा कि आपने वो ले लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपको चाहिए कि आप बेहतरीन काम करें, और अगर आपको नहीं आता तो मैं एक बंदे को जानता हूँ, मेरा दोस्त है,
because he works in a Japanese group, has been working in a Japanese group, जापानीज साथ काम करना, उसको तो ऐसा ज़बरदस्त आता है ना कैसे सिस्टम सेट करते हैं। तो जब वो पूरे फैक्ट्री का सिस्टम सेट कर सकता है तो आपके बाथरूम के टिप्स दे सकता है। आपको ऐसा बाथरूम सेट करना है, साफ करना है कि उनकी तो आंखें खुल जाएं और उनके दिल में रिस्पेक्ट पैदा होगी कि माय गॉड यार, लुक एट दिस गाय। अब होगा क्या कि जितने दिन आप बाथरूम धोएंगे, साद रहमान शाह साहब, psychologically she is going to be attached to the gaining of knowledge. वो अटैच हो जाएगी, क्योंकि उनके अच्छा चलो अब क्या होगा, कहेंगे अच्छा ठीक है सुनिए जी, तो वो कब बैठेंगे हम वो एजुकेशन, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियस में चल रहा है यार, this guy has paid an amount, he has paid the price for my time. और क्या होगा कि वो तैयार हो जाएंगे, किसके लिए? आपके साथ 1 घंटा रोज़ाना देने के लिए। अब उस 1 घंटे में करना क्या है कि जिसकी वजह से आपके बेगम साहिबा का और आपकी वालदा के रिलेशनशिप बेहतर हो जाए और वो कोल्ड वॉर सेटल हो जाए और वो ट्रिगर ही ख़त्म हो जाए कि जिसकी वजह से आप घर के अंदर की मुश्किल बनी हुई थी। उस 1 घंटे में करना क्या है वो इंशाल्लाह कल होगा वक्फे के बाद। स्टे ट्यून्ड। तो एनीवे जज़ाकल्लाह खैर, मासूम शाह की हम कहानी को आगे लेके चल रहे हैं अभी, लेकिन डोंट फॉरगेट अभी मासूम शाह के बच्चों के बारे में भी इश्यूज़ हैं कुछ, वो भी हमने देखने हैं। याद है मासूम शाह की जो बेटी हैं, क्या नाम था, मैं खुद भूल गया हूँ, अल्लाह माफ़ करे। मासूम शाह की बेटी का क्या नाम था भाई? नायला 14 की है, पर्दा नहीं करती है, नमाज वगैरह नहीं पढ़ रही हैं, और भी इश्यूज़ हैं, अम्मी की हेल्थ के इश्यूज़ हैं। तो वो फिर हम बताएंगे कि मासूम शाह क्या करते हैं द नेक्स्ट डे, तो वो कल इंशाल्लाह हम करेंगे। टाइम पूरा हो चुका है, बल्कि 45 सेकंड्स हैं। एनीवे थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। मैं आपके कमेंट्स भी देख लूँगा। आपको कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं प्लीज़, और आप कॉल ना कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। मेरा नंबर क्या है 0333293100। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।